हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप सब अच्छे हैं एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो एचटेट टीजीटी साइंस से रिलेटेड लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो बात करते हैं हम आज के वीडियो का। एचटेट टीजीटी साइंस का जो वीडियो है, ये जो एग्ज़ाम है 19 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया था और इसका रिजल्ट 2022 में दिया गया। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इस एग्ज़ाम के साइंस सेक्शन को ही यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 91 से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 91। A radar is able to detect the reflected waves from an enemy airplane after a time interval of 0.02 into 10 raised to power minus 3 second. If the velocity of waves 3 into 10 raised to power 8 meter per second, the distance of the aeroplane from the radar will be. Options है 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड 6.0 किलोमीटर। फ्रेंड्स, जब आप इस सॉल्यूशंस को करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे रडार और एरोप्लेन की जब हम बात करेंगे तो रडार से जब सिग्नल जाएगा वो T1 टाइम जाने में लेगा और T2 टाइम आने में लेगा। सिग्नल को वापस लौट कर आने में जो टोटल टाइम लगेगा वो T1 प्लस T2 का कंबाइंड टाइम होगा, जिसे हम T टाइम कहेंगे। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो D या S से आप डिनोट कर सकते हैं। और जो वेलोसिटी है, यानी उस सिग्नल को किस स्पीड से भेजा गया है, वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो टोटल लगा है यहाँ पे 0.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकेंड लगा है। उस टोटल टाइम को हमें हाफ टाइम में कन्वर्ट करना होगा, यानी क्योंकि डिस्टेंस हमें इनके बीच का निकालना है, तो इनके यहाँ से यहाँ तक सिग्नल को जाने में कितना टाइम लगा, हमें सिर्फ वही टाइम यूज करना है। तो टोटल टाइम को हमें 2 का डिवाइड लगाना होगा। तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो उसी तरीके से ये फॉर्मूला तो वही है, वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन अपॉन में क्यों आया? क्योंकि हमें टाइम को हाफ लेकर के चलना होगा। ये टोटल टाइम हमें प्रोवाइड होता है। तो उस टोटल टाइम को हमें 2 का डिवाइड लगा करके और सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो सोल्यूशन आता है वो आता है 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, और इसको हम 3 किलोमीटर भी कह सकते हैं, जैसा कि हमारे ऑप्शंस में प्रोवाइड है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज। क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है, जो प्लांट्स की लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके अंदर मिनरल एलिमेंट कौन सा है? ऑप्शन है मॉलिब्डेनम, जिसका सिंबल MO होता है, मैग्नीज सिंबल MN, मैग्नीशियम Mg, आयरन Fa। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल के अंदर एलिमेंट पाया जाता है, जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे 4-5 रिंग के अंदर, यहाँ पे एक मैग्नीशियम जो है 4 नाइट्रोजन से बॉन्डेड होता है। तो इसका जो मिनरल एलिमेंट है वो मैग्नीशियम होता है। जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है उसके अंदर मिनरल एलिमेंट आयरन का होता है, जबकि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा होता है? मैग्नीशियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एविज। एविज के यानी बर्ड्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उनमें हमें इनकरेक्ट बताना है क्या है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम, सेनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टरियस आर लैकिंग, RBCs आर न्यूक्लिएटेड। ये हमें उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में 4 पॉइंट प्रोवाइडेड थे और यहाँ पे हमें ऑप्शंस बताना था कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ करके आपके बाकी सभी ऑप्शंस क्या थे? करेक्ट थे। इनकरेक्ट था ऑप्शन नंबर 2, वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम।
ये बर्ड्स के अंदर नहीं होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, थोड़ा बहुत डेवलप्ड होता है। तो जो रेनल पोर्टल सिस्टम है वो क्या है बर्ड्स के अंदर देखते हैं। रेनल पोर्टल सिस्टम इज ए सेकेंड रूट बाय विच ब्लड मूव्स फ्रॉम द बैक हाफ ऑफ द बॉडी थ्रू द किडनी बिफोर रिटर्निंग टू द हार्ट। तो ये बर्ड्स के अंदर क्या होता है, सेकेंड रूट होता है इसका। दिस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन फिशेज। वेल डेवलप्ड किसके अंदर होता है, फिशेज के अंदर होता है, और एम्फीबियन जो पानी और धरती दोनों में रह सकते हैं उनके अंदर पाया जाता है। वाइल सिस्टम गेट रिड्यूस इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। लेकिन ये जो रेनल सिस्टम है, रेनल पोर्टल सिस्टम, ये लेस डेवलप्ड होता है बर्ड्स के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर जो रिंग कर चलते हैं, और पक्षी बर्ड्स के अंदर। ओके, आई होप सो आपको एक ऑप्शन क्लियर हो गया कि ये हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। तो यहाँ ऑप्शन हमें दिए गए हैं कॉर्निया, कंजक्टिवा, रेटिना एंड लेंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या है। बाइपोलर न्यूरॉन्स का मतलब हैविंग टू एक्सटेंशन, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स। न्यूरॉन्स जो हमारे सिग्नल्स को कैरी करते हैं। तो ये हमारे जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर होगा रेटिना के अंदर पाए जाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना ऑफ द आई, रूफ ऑफ द नेसल कैविटी एंड इनर ईयर। तो ये आईज के अलावा और कहाँ कहाँ, हमारे नेसल कैविटी के रूफ पर पाए जाते हैं और हमारे इनर ईयर्स में भी पाए जाते हैं। दीज आर ऑलवेज सेंसरी एंड कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट विजन, ऑल्फैक्शन, इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 3 रेटिना राइट था, जिनके अंदर बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स। काउ एंड ग्रास, सेल्स कहते हैं काउ घास खाती है और काउ के अंदर और घास के अंदर दोनों में सेल्स पाए जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्स। काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल। देखिए एक्चुअल में ये हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करनी है। यहाँ पे काउ जो है वो एनिमल सेल में आएगा हमारा, और ग्रास जो है वो प्लांट सेल। इनडायरेक्टली हमें ये एनिमल और प्लांट सेल में कंपैरिजन करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स। काउ सेल्स हैव प्लास्टिड एंड स्मॉल वॉक्यूल्स। ग्रास सेल हैव cell walls and vacuoles. Cow cells have cell membrane and mitochondria. Grass cells have centrosome and chloroplast. Choose the correct option. First option है A and C are correct, B and C are correct. इन सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है। थर्ड ऑप्शन में C and E को करेक्ट बताया, और फोर्थ में D and E को। इनमें से हमें किसी एक को चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपैरिजन हम देख लेते हैं कि एनिमल सेल साइज में, क्योंकि इसने एनिमल सेल को बिगर बताया, जबकि एक्चुअल में एनिमल सेल्स प्लांट सेल से स्मॉलर होते हैं। देन काउ सेल है प्लास्टिड। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है, सिर्फ एक ही ऐसा एनिमल है जिसके अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, यूग्लिना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड हमें कहता है ग्रास सेल हैव सेल वॉल एंड वॉक्यूल्स। तो देखिए ग्रास सेल यानी प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है, हैविंग सेल वॉल, एंड इनके अंदर लार्ज वॉक्यूल्स भी पाए जाते हैं, वन लार्ज वॉक्यूल। तो हमारा सी पॉइंट जो है यहाँ पे सही है। काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल सेल में देखेंगे कि एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन, सॉरी डी पॉइंट हमारा ये है, तो ई पॉइंट पहले लिखा हुआ है, तो ये देखेंगे हम ई पॉइंट। काउ सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, तो काउ सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो
एनिमल सेल के अंदर हम देखेंगे सेल वॉल एब्सेंट होता है, नो प्लास्टिड, वॉक्यूल्स मैनी एंड स्मॉल, हैविंग सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइल्स। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रोइल एब्सेंट होते हैं। तो डी पॉइंट में हमारा दिया है कि ग्रास सेल हैव सेंट्रोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट, तो ग्रास सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते, डी पॉइंट भी गलत हो गया हमारा यहाँ पे। और जबकि अब जब देखेंगे काउ सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ एनर्जी होता है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे सी और ई दोनों ही पॉइंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. A ball of radius r is made to oscillate in a bowl of radius capital R. The time period of oscillation will be where capital R is greater than small r. तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारे एक बाउल है और मान लेते हैं हम ये इसका सेंटर है, तो इसकी ये जो है रेडियस r होगी और एक बॉल जो है इसके अंदर ऑसिलेट कर रही है इस तरीके से इसकी बाउंड्रीज के लिए, तो जिसका स्मॉल r क्या है, रेडियस है। अब ये जो सिस्टम एक सिंपल पेंडुलम की तरह बन जाएगा और यहाँ पे हमें देखना है अब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t=2π√L/g। अब हमें यहाँ L कैलकुलेट करना होगा। अब L देखें तो L हमारा ये होगा यहाँ पे। अब इस L को हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये L क्या होगा, इस सेंटर और यहाँ से इसका जो लेंथ होगा। अब यहाँ पे ये और यहाँ तक तो क्या था, कैपिटल R था, और ये क्या हो गया, स्मॉल r हो गया। तो L क्या आ जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो हमारा जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का वो इस तरीके से हमारा आ जाएगा कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r का जो डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे t=2π√R माइनस स्मॉल r अपॉन में g। तो हमारा जो यहाँ पे टाइम पीरियड निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। Which term is used for celestial bodies that revolve around the sun in highly elliptical orbit? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर पॉइंट हमें रखना होगा कि जो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड जो बॉडीज़ घूमती हैं उन कैलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शंस थे कॉमेट, मेटोर, एस्ट्रॉयड एंड प्लैनेट्स। तो सभी का मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताया है आपको, लेकिन इसका जो राइट आंसर है हाईली इलिप्टिकल पाथ में जो सन के अराउंड घूमते हैं वो कॉमेट्स होते हैं, धूमकेतु, जिनके पीछे धुएं जो जब आगे बढ़ता है तो पीछे धुआं सा छोड़ता जाता है। कॉमेट्स गो अराउंड द सन इन ए हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, दे फॉलो केपलर्स लॉ, द क्लोजर दे आर टू द सन द फास्टर दे मूव। एंड मेटोर, जिसको हम टूटता तारा कहते हैं, एस्ट्रॉयड उल्का पिंड्स होते हैं, प्लैनेट्स ग्रह होते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने एक फिक्स डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट के अराउंड एक रिंग बनाते हैं जिसको हम ये क्या बनाते हैं, एक फ्लैट रिंग बनाते हैं एस्ट्रॉयड, जिनको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के आसपास पाई जाती है। और मेटोर्स जो हैं ये एस्ट्रॉयड से ही बनते हैं और कॉमेट से, ओरिजिनेट फ्रॉम एस्ट्रॉयड और कॉमेट। मेट्रॉयड इज स्मॉल मेटल और रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। Meteoroid enter the Earth atmosphere and appear as a streak of light, shooting star. Next question number 98. Where is the lower end of lightning conductor fixed in the building? जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उनके अंदर लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं ताकि जब आसमान की बिजली उसके ऊपर गिरे तो कंडक्टर से होती हुई ग्राउंड में चली जाए और बिल्डिंग को कोई हार्म ना करे। तो कहते हैं जब वो कंडक्टर लगाया जाता है उसका जो लोअर एंड है वो कहाँ रखा जाता है, टॉप पे, विंडो पे, बेस फ्लोर पे या इनसाइड द ग्राउंड। तो जैसे कि मैंने बताया कि बिजली गिरने के बाद ग्राउंड में चली जाए तो इसलिए इसका जो एंड है वो ग्राउंड के अंदर नीचे तक दबाया जाता है।
ताकि बिल्डिंग को कोई हार्म ना हो। और जो उसका अपर एंड है वो बिल्डिंग से ऊंचा रखा जाता है। A metallic rod taller than building is installed in the walls of the building during its construction. The lower end of the rod is buried deep in the ground and the upper end is kept out in air. So option number 4 is right here. Next question number 99. How many valence electrons are not shared in the following molecules? ये हमें एक मॉलिक्यूल दिया गया इस तरीके से और ऑप्शन दिए गए 2, 18, 6, 20 और पूछा गया कि यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें पता है फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे फास्फोरस ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास बचे हुए हैं, और इसी तरीके से क्लोरीन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन अपने विदाउट शेयरिंग रखे हुए हैं और 1 शेयर किया हुआ है। तो हम इन सभी को जो कि शेयरिंग में नहीं है उनको कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 6 इसके पास है, 6 इसके पास और 6 ही इसके पास, तो क्लोरीन के पास टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, प्लस में किसके 2 फास्फोरस के, तो कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हो गए 20 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हो गए। और शेयरिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं 3, तो उसका डबल हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 100. इफ N1, N2, N3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सेगमेंट इनटू विच स्ट्रिंग इज डिवाइडेड, देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय। देखिए एक L लेंथ का स्ट्रिंग था जिसके हमने 3 पीसीज कर दिए, 3 सेगमेंट कर दिए, L1, L2, L3। L1 की फ्रीक्वेंसी N1 है, L2 की N2 है, L3 की N3 फ्रीक्वेंसी है। अब कहता है उन तीनों को अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी N के इक्वल देखें तो उनमें क्या रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हमें प्रोवाइडेड हैं और हमें सॉल्व करना है। देखिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, अगर हमें वो जर्नल फॉर्मूला पता है तो हमारा कैलकुलेट होने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें पता है फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं 1/2L इंटू में √T/μ, वेयर L क्या होता है स्ट्रिंग की लेंथ, T टेंशन इन द स्ट्रिंग और μ मास पर यूनिट लेंथ। इसी तरीके से हम N1, N2 और N3 के फॉर्मूलेज में लेंथ को चेंज कर देंगे क्योंकि लेंथ तीनों की अलग अलग है, L1, L2, L3 लेंथ है। अब देखिए जो टोटल लेंथ है वो L के इक्वल है। अगर टोटल लेंथ L के इक्वल है तो L = 1/2N इंटू √T/μ से ही हमने ये फॉर्मूले जनरेट किए हैं। हमने यहाँ से क्या कर लिया N से L निकाल लिया, L को यहाँ ले गए और N को यहाँ ले गए। इसी तरीके से हम N1 से L1, N2 से L2 और N3 से L3 कैलकुलेट कर लेंगे। उन सभी को हम क्या करेंगे इस लेंथ वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कैसे देखिए 1/2N, L की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 1/2N इंटू √T/μ। ये हमने L की वैल्यू रख दी, ये L1 की वैल्यू रख दी, ये L2 की वैल्यू रख दी और ये L3 की वैल्यू रख दी। सभी में √T/μ दोनों तरफ कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 भी कॉमन है कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/n हमारा लेफ्ट साइड पे बचेगा और 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 राइट साइड पे बचेगा। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट करके हमारा यही आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि हमारी जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है और जो सेगमेंटेड फ्रिक्वेंसी है उनमें क्या रिलेशन है, उनमें इस तरीके का रिलेशन है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर और सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।